हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और भूगोल का पीजीटी 2016 का जो पेपर है जो कि 1 फरवरी 2019 को हुआ था, उसको कंप्लीट अपलोड कर दिया गया है और ये 4th वीडियो है। और इसमें हम लास्ट जो 25 क्वेश्चन बचे थे पीजीटी के भूगोल के पेपर के, उसको अपलोड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको इन प्रश्नों से मदद मिले और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो भूगोल पीजीटी की परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो इसी तरह से, इसमें इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जो क्वेश्चन हैं दोनों ही भाषा में होंगे, हिंदी और इंग्लिश, लेकिन ये एक व्याख्यात्मक प्रश्न पत्र है यानी कि सॉल्व है, इसीलिए ये हिंदी में ही दिया गया है। तो व्याख्या से आपको बहुत मदद मिलेगी, तो सभी प्रश्नों की व्याख्या को बहुत ध्यान से पढ़ें। अगर लगता है किसी प्रश्न का उत्तर गलत है तो उसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर लिखें। अभी के लिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं 100 तक वो 3 वीडियोज़ में अपलोड कर दिए गए हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी जो लाइव क्लासेस हैं अनअकैडमी पर होती हैं, आप मुझे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं जहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की मैं तैयारी करा रही हूं। तो आप लोग रात को 10 बजे एसएसटी की लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ अगर आप टेट की या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी और ईवीएस की तैयारी के लिए भी मेरी लाइव क्लासेस देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। लर्नर्स, अगर आप सी टेट, यूपी टेट, स्टेट टेट, रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि अनअकैडमी पर 80% का प्राइस ड्रॉप हुआ है और यहाँ पर 2 ड्यूरेशन में आप लोगों को प्लान मिल रहा है। 6 मंथ्स का प्लान आप देखेंगे, न्यू प्राइस 699 है, जो कि आपको 10% का डिस्काउंट और कुछ कॉइन्स आपको दिए जाते हैं, उन पर और डिस्काउंट पाने के साथ ये जो कोर्स है ये 567 में आपको फाइनल पड़ता है। 12 मंथ्स का जो कोर्स है वो आपको 899, जो कि फाइनल प्राइस होगा वो होगा 729। तो रेफरल कोड आपको यूज़ करना है जिससे कि आपको डिस्काउंट मिले, और कुछ कॉइन्स होते हैं वो भी आपको दिए जाते हैं आपको 1-2 क्लासेस के बाद, तो उनसे भी डिस्काउंट मिलता है। तो ये जो प्राइस है और भी कम हो जाता है। और रेफरल कोड क्या है? प्रतीक्षा टेट। इसके साथ ही अगर आप DSSB, सुपर टेट, KBS, NBS और APS की तैयारी कर रहे हैं उसका सब्सक्रिप्शन अलग है। यहाँ 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स का आपका ड्यूरेशन प्लान है, तो आप किसी भी ड्यूरेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट और मिलता है, जो कि रेफरल कोड यूज़ करने पर मिलता है। रेफरल कोड में प्रतीक्षा टेट लिखना ना भूलें, PRATIKSHATET। और एम रीट सितंबर 2021, अगर आपने रीट में अप्लाई किया है और आपको ये सितंबर का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आप इस बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरी पढ़ाई रीट की करवाई जाएगी। और ये जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो यूपी टेट, सी टेट, स्टेट टेट उसी में आता है। अगर आप रीट, यूपी टेट, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सब्सक्रिप्शन प्लान को लेकर एक ही प्लान में तीन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। और ये जो रीट का बैच कोर्स है ये 8 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे पहले आप एनरोल कर लीजिए। और सी टेट का कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जल्द ही यूपी टेट का भी कोर्स आ जाएगा, तो सभी की पढ़ाई एक ही सब्सक्रिप्शन में आप करके अपने पैसे बचा सकते हैं। और आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करके 10% का डिस्काउंट और पाएंगे इन सभी सब्सक्रिप्शन पर। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हैं तो उसमें रेफरल कोड ज़रूर लिखिए जिससे कि 10% का डिस्काउंट आपको मिले। और मेरी लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, बिल्कुल फ्री लाइव क्लासेस हैं, उनको भी आप ज़रूर देखें, बिल्कुल फ्री हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है कोर्सेज़ का, मेरी स्पेशल क्लासेस का, उनको भी आप अनलॉक कर सकते हैं रेफरल कोड यूज़ करके। अनलॉक कोड और रेफरल कोड सेम है, प्रतीक्षा टेट, PRATIKSHATET। स्पेशल क्लासेस का कोई भी पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री है। 101 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। भारतीय सौर मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, 2 और 3 कथन हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, केवल एक सही है, केवल 1 और 2, 1 और 3 या 1, 2 और 3। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी, 1 और 3। तो
पहला और तीसरा जो कथन है, भारत सौर ऊर्जा में तेज़ी से बढ़ रहा है और दक्षिण और पश्चिम भारत को अधिक धूप और सौर ऊर्जा मिलती है, ये दोनों कथन सही है। जो दूसरा कथन है वह सत्य नहीं है। तो उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण भारत में सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता और उपयोगिता की अधिक संभावना है। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी सूर्य प्रकाश को सीधे विद्युत में बदलती है। भारत में सबसे बड़ा सौर संयंत्र भुज के पास माधोपुर में स्थित किया गया है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर हम व्याख्या नहीं पढ़ेंगे तो ये मिस हो जाएंगे। तो व्याख्या ज़रूरी है पढ़ना, जिससे कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको इनसे मदद मिल सके। खाना बनाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली राजस्थान में माउंट आबू में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय मानक रेखा 82.5 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो 82.5 जो रेखा है, जो कि हमारे GST से 5.5 घंटे आगे है, तो वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ये बताना है। ऑप्शन में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु हैं और सही आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरती है। जो 5 राज्य हैं जिनसे ये रेखा होकर गुजरती है, वो उसमें सबसे पहले हमारा स्थित यूपी में स्थित इलाहाबाद, नैनी से गुजरती है। साथ ही यह रेखा छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से भी गुजरती है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे मिनट आगे है। यह रेखा भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो ये 5 राज्य हैं जिनको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद भारतीय लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया था? यूनानियों ने, रोमन ने, चाइनीज़ ने या अरब ने? तो हिंद लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले अरबी लोगों ने किया था। ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभी तक स्थापित आरक्षित जीव मंडल से संबंधित नहीं है? ग्रेट निकोबार, सुंदरबन, नंदा देवी या कच्छ की खाड़ी? अभी तक स्थापित आरक्षित जीव मंडल से संबंधित नहीं है, बताना है। और राइट ऑप्शन है डी, कच्छ की खाड़ी। तो जीव मंडल क्षेत्र निम्नलिखित हैं, जिसमें नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी, नौरेक, सिमलीपाल, अचानक मार आदि हैं। सर्वप्रथम जो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र था वो नीलगिरी था, और जो अभी 2020 में बना है वो मध्य प्रदेश का पन्ना बना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित परिस्थितियों में गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सा युग्म आवश्यक है? ABCD 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, और सही आंसर आपको बताना है। मेरे आंसर देने से पहले आप कमेंट में भी आंसर दे सकते हैं और गैस करके रख सकते हैं, या फिर किसी पेज पर लिख सकते हैं और बाद में चेक कर सकते हैं कि आपके द्वारा बताए गए कितने क्वेश्चंस सही थे और कितने गलत थे। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा। गेहूं की खेती के लिए मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा आवश्यक है। गेहूं के लिए बोते समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, बढ़ते समय 15 डिग्री सेंटीग्रेड एवं पकते समय 20 डिग्री से तापमान आदर्श होता है। इसके लिए कम से कम 100 दिन पाला रहित होना चाहिए। गेहूं के लिए 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है, विश्व की लगभग 50% जनसंख्या किस अक्षांश के बीच केंद्रित है? ABCD 4 ऑप्शन, और राइट ऑप्शन है बी यानी कि 20 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री नॉर्थ के बीच ये केंद्रित है। और विश्व के सर्वाधिक जनघनत्व वाले देश में मकाऊ यानी कि चीन, मोनाको, सिंगापुर, हांगकांग, बहरीन, मालदीव, माल्टा, ये सभी विश्व के सर्वाधिक जनघनत्व वाले देश हैं। नेक्स्ट है, बॉम्बे से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? अलेक्जेंड्रिया, स्वेज, पोर्ट सैंड या बेंगाजी? तो बॉम्बे से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा, और स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा ऑप्शन बी
यानी कि स्वेज जाने के लिए। तो बॉम्बे से स्वेज जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। बेगांजी बंदरगाह लीबिया में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पेपर विनिर्माण उद्योग जाना जाता है? यहाँ पर 4 नाम दिए हैं, यमुनानगर, बल्लारपुर, रायागाड़ा, सतना। और कौन कौन से सही हैं? 3 ये बताने हैं। 1 2 3 सही है, 1 2 4 सही है, 1 3 4 सही है, या 2 3 और 4 सही हैं। और राइट ऑप्शन है ए, यानी कि यमुनानगर, बल्लारपुर और रायागाड़ा जो हैं तीनों पेपर विनिर्माण उद्योग के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, करेवा अच्छी तरह से जाने जाते हैं सेब की कृषि के लिए, केले की कृषि के लिए, अंगूर की कृषि के लिए या केसर की कृषि के लिए। और राइट ऑप्शन डी, करेवा जो हैं केसर की कृषि के लिए जाने जाते हैं। बृहद हिमालयी क्षेत्रों में कश्मीर घाटी में हिमनद उत्पत्ति के चीका मिट्टी के निक्षेप पाए जाते हैं, तो यहीं पर केसर की कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव और सूर्य का घूर्णन। पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, ये बताने हैं। और सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 2 और 3, पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव। जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है उसी की वजह से मौसम में परिवर्तन होता है। तो चंद्रमा की पृथ्वी से सबसे दूरी की अवस्था एपोजी कहलाई जाती है। और चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस अवस्था को पेरोजी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जब चंद्रमा पृथ्वी से निकट होगा तो पेरोजी और दूरी पर एपोजी। नेक्स्ट है, सागर तल पर वातावरण द्वारा कितना दबाव डाला जाता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर और सही आंसर ऑप्शन ए है। सागर तल पर वातावरण का 1013.25 मिलीबार दबाव डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करता है? ABCD। और ऑप्शन डी जो सही आंसर, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी धाराएं दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करते हैं। मई के महीने में उत्तर पश्चिमी मैदानों में तापमान के तेजी से बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब की दशाएं और अधिक गहराने लगती हैं। जून के आरंभ में ये दशाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि वे हिंद महासागर से जाने वाली दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेती हैं। ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश कर जाती हैं, जहां से ये भारत के ऊपर विद्यमान वायु परिसंचरण में मिल जाती हैं और भूमध्य रेखीय गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवनें अपने साथ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता ले आती हैं और भूमध्य रेखा को पार करके इनकी दिशा दक्षिण पश्चिमी हो जाती है। इसी कारण इन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदन सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? और राइट ऑप्शन है डी, उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन में चंदन। तो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ये चीज़ें पाई जाती हैं। इस प्रकार के वनों का जो विस्तार है वो हिमालय के गिरिपथ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के पश्चिम घाट तथा कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट, फसल के लिए उपयुक्त बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का इलाज जिप्सम से किया जाता है? 4 ऑप्शन ABCD।
और सही आंसर है ए, क्षारे। फसल के लिए उपयुक्त बनाने के लिए क्षारीय मिट्टी का इलाज जिप्सम से किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र जर्मन सहयोग से स्थापित किया गया है? टिस्को जमशेदपुर, HSL राउरकेला, HSL भिलाई, HSL दुर्गापुर। राइट ऑप्शन है बी, यानी कि HSL राउरकेला। ये जर्मन सहयोग से स्थापित किया गया है। ये उड़ीसा राज्य में स्थित है और राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र को कोयला, झरिया तथा तलचर की कारखानों से प्राप्त होता है और चूना पत्थर वीरमित्रपुर से प्राप्त होता है। भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा सिंचाई क्षेत्र है? और राइट ऑप्शन है सी, बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश। भारत में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सिंचाई क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं, चावल और गन्ना है। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती है। कौन सा राज्य थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल, बिहार, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? राइट ऑप्शन ए, केरल है थोरियम का मुख्य उत्पादक। तो भारत विश्व में सर्वाधिक थोरियम उत्पादक राज्य है। थोरियम मोनोजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टान के विध्वंस चूर्ण से हुआ है, जो मुख्यतः केरल के तटवर्ती भागों में मिलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 और 2 कथन हैं और इन कथनों में से बताना है कौन से सत्य हैं। केवल एक सत्य है, 2 सत्य है, केवल 1 और 2 सत्य हैं, ना तो 1 सत्य है ना ही 2 सत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 होगा बी वाली जगह पर। और राइट ऑप्शन है सी, 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। तो 2001 और 11 दशक में केरल की आबादी में महिलाओं का अनुपात बढ़ा है। तो केरल में जो लिंगानुपात है वो महिलाओं का ज़्यादा है। उसी दशक के दौरान 6 साल और उससे कम आयु वर्ग के लिंग अनुपात में इस राज्य में गिरावट देखी गई है। तो केरल का आप देखेंगे 1084 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 1084 महिला हैं। और बाकी जगह आप देखेंगे तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993, छत्तीसगढ़ 991 और मेघालय 989। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड रेखा कौन से देशों को अलग करती है? डूरंड, ABCD 4 ऑप्शन। और ये है भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान को देश को अलग करने वाली है। भारत और चीन को मैकमोहन रेखा और भारत पाकिस्तान को रेडक्लिफ के द्वारा अलग किया जाता है। किस फसल की खेती के लिए जल जमाव की आवश्यकता होती है? और राइट ऑप्शन है चाय, कॉफ़ी, धान, सरसों। राइट ऑप्शन है धान के लिए होती है। धान की खेती के लिए जल जमाव की आवश्यकता होती है। चावल की अच्छी उपज के लिए 100 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की मदद से चावल मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खूब पैदा किया जाता है। भारत में चावल की उत्पादकता मात्र 2086 किलोग्राम है, जबकि जापान और अमेरिका जैसे विकसित देशों में यह 6000 किलोग्राम से भी अधिक है। कॉपर, सोना, लोहा, कोयले जुड़े हुए हैं। ABCD 4 जगह के नाम हैं, तो बताना है कॉपर कहाँ से जुड़ा है, सोना, लोहा, कोयला कहाँ कहाँ से जुड़े हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, खेतड़ी, कोलार, केंद्रमुख और झरिया। तो कॉपर खेतड़ी, सोना कोलार, लोहा कुंद्रेमुख और कोयला जो है झरिया से जुड़ा हुआ है। चलिए थोड़ा सा डिटेल जानेंगे इसके बारे में। आप देख सकते हैं खेतड़ी कहाँ पर है, राजस्थान में, कोलार कर्नाटक, कुंद्रेमुख कर्नाटक और झरिया झारखंड। सघन सन्निवेश पाया जाता है रेगिस्तान क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, सागर तटीय क्षेत्र में या जलोढ़ मैदान में। तो सघन सन्निवेश जो है यानी कि बसाव जो है वो जलोढ़ मैदान में पाया जाता है
ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वनों में से एक में बबूल और एक में बाबार्ड पेड़ पाए जाते हैं, तो टुंड्रा, सवाना, ज्वारे वन में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमेशा ये सवाना वनों में बबूल और बाबाब के पेड़ पाए जाते हैं। इन वनों में छोटे छोटे बिखरे हुए कांटेदार व कम पत्ती वाले वृक्ष होते हैं। इनकी लकड़ी का उपयोग अधिकांशतः ईंधन के लिए किया जाता है। खगोलविदों के अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की लगभग कुल संख्या बतानी है। कितनी है कुल संख्या आकाशगंगा में? 100 से 200 अरब, 250 से 300 अरब, 300 से 350 अरब या 350 से 400 अरब। और राइट ऑप्शन है ए 100 से 200 अरब। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे भूगोल के पीजीटी के पेपर का, और इसी के साथ ये कंप्लीट पेपर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मदद मिली हो इससे। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद हम और भी वीडियोस अपलोड करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगे। तो निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। 4 कथन है यहाँ पर, थोड़ा मुझे इसे छोटा सा करना पड़ेगा जिससे कि आपको कोड भी दिखें। चलिए, पहला कथन है सौर मंडल के ग्रहों की संरचना भिन्न भिन्न होती है। दूसरा, ग्रहों की संरचना सूर्य से दूरी से संबंधित प्रतीत होती है। तीसरा है सूर्य के समीपी ग्रह चट्टानों और धातुओं से निर्मित थे जो उच्च तापमान पर क्रिस्टलीकृत हो चुके हैं। और फोर्थ है बृहत्तम ग्रह तत्वों से बने थे जो उच्च तापमान पर ठोस में बदल चुके हैं। और राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 सही हैं। तो यहाँ पर सही कथन चुनने थे, और तो राइट ऑप्शन हमारा सी है, और 1, 2 और 3 सही है। पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को आंतरिक ग्रह और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बृहत्तम यानी कि ब्राह्य ग्रह कहा जाता है। तो इसी के साथ ये आज का वीडियो हमारा यहाँ पर समाप्त होता है, और पीजीटी का पेपर भी, और 2019 में होने वाला पीजीटी 2016 के ज्योग्राफी के पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग इन सारे वीडियोस को ज़रूर देखें। और भी पीजीटी के ज्योग्राफी के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो उनका सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट में जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।